हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी स्टडी और एक्सपायरेशन डेट कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी फार्मेसी स्टूडेंट या फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उन्हें मेडिसिन के शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट का एवेल्यूशन करने में हेल्पफुल होती है और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कितने टाइम तक सेफ और इफ़ेक्टिव रहते हैं उसका अंदाज़ा भी इसी स्टडी से लगाया जाता है। ये स्टडीज़ फार्मासिस्ट को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और डिफरेंट कंडीशंस में ड्रग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होती है। उसके साथ साथ मेडिकेशंस के लिए सही स्टोरेज कंडीशन क्या है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्टेबिलिटी स्टडी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी स्टडीज़ की ज़रूरत क्यों होती है और इस स्टडी में क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद बात करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस की कुछ जनरल टाइप्स के बारे में, और जो हमारा मेजर कंसर्न होने वाला है वो है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़। उसमें हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए ICH के जनरल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी एनालिसिस की जनरल प्रोसीजर क्या होती है, एनालिटिकल डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। जनरल प्रोसीजर इसलिए क्योंकि ये प्रोसीजर प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग होती है। इस वीडियो में हम कॉमन प्रोसीजर की बात करने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सपायरेशन डेट का कैलकुलेशन बताया जाएगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो सिंपली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है और स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली जब भी किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है तब अकॉर्डिंग टू करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरर को स्टेबिलिटी डेटा प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को FDA के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और FDA ही उसे मॉनिटर करता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग की कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे स्टेबिलिटी स्टडीज़ में ड्रग्स या प्रोडक्ट्स के ऐसे एट्रीब्यूट्स शामिल होने चाहिए जिनके स्टोरेज के दौरान इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होने की संभावना होती है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स और एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स के ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो प्रोडक्ट को स्टोर करने पर वक्त के साथ चेंज होते हैं। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में कौन से एस्पेक्ट्स कवर होना चाहिए, तो उसमें है फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रिजर्वेशन कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट। एज अ पार्ट ऑफ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस FDA की सभी ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर अप्रोप्रिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग से डिटरमाइन की गई एक्सपायरी डेट का लिखा होना ज़रूरी है। एक्सपायरी डेट या शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस की ज़रूरत होती है और ये एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी क्लोजर कंटेनर सिस्टम में किया जाना चाहिए जिसमें उस प्रोडक्ट को स्टोर किया जाएगा। स्टेबिलिटी टेस्टिंग की दो टाइप्स हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़, ये स्टडीज़ नॉर्मल कंडीशन में की जाती है, मतलब प्रोडक्ट्स को रूम टेम्परेचर और नॉर्मल ह्यूमिडिटी कंडीशन पे स्टोर किया जाता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम सैंपलिंग करके उसका एनालिसिस किया जाता है। जाहिर सी बात है ऐसी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए आसान नहीं होता है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ के द्वारा प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ का डिटर्मिनेशन किया जाता है और साथ साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी भी की जाती है। चलिए देखते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ की डेफिनेशन क्या है। स्टेबिलिटी स्टडी टू प्रेडिक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बाय एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रिफरेबली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कंडीशंस। मतलब ऐसी स्टडीज़ जिसमें प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को प्रेडिक्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाकर रेट ऑफ डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट किया जाता है, उसे हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी कहते हैं। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि फॉर्मुलेशंस को एक्सेलरेटेड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट कंडीशन में स्टोर करके एनालाइज किया जाता है।
ऐसा करने से होता यह है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर करने पर प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसका अर्ली इंडिकेशन मिल जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं उससे एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा फॉर्मुलेट किए गए हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़ ICH। ICH ने क्वालिटी गाइडलाइंस को Q1 से Q14 ऐसे 14 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है और उसमें से Q1A से लेकर Q1F ये स्टेबिलिटी गाइडलाइंस है। चलिए अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए स्टेबिलिटी स्टडीज़ कैसे परफॉर्म की जाती है और ICH रिकमेंडेड प्रोटोकॉल क्या होता है। जनरली स्टोरेज कंडीशंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स के 3 क्लास होते हैं। पहला है जनरल सब्सटेंसेस, जिन्हें रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है। उनके लिए लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड स्टडीज़ होती है। लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% मेंटेन करना होता है। ये स्टडी 30 डिग्री और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर भी हो सकती है और उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड 12 मंथ का होता है। एक्सेलरेटेड स्टडी 40 डिग्री और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर की जाती है और उसके लिए मिनिमम पीरियड है 6 मंथ्स। इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन डेटा की ज़रूरत तब होती है जब एक्सेलरेटेड स्टोरेज टेम्परेचर पर स्टडी कंप्लीट होने से पहले प्रोडक्ट्स में सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व होता है और ये स्टडी 30 डिग्री और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 6 मंथ्स के लिए की जाती है। अगर लॉन्ग टर्म स्टडी यही स्टोरेज कंडीशन पर हो तो इंटरमीडिएट स्टडी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन पे की जाती है और पहले 6 महीने में किसी भी वक्त प्रोडक्ट्स में सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व होता है तो इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन पे एडिशनल टेस्टिंग करनी होगी, जिसमें जो चेंज क्राइटेरिया है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब होता है फेलियर टू मीट इट्स स्पेसिफिकेशंस। दूसरा क्लास है ऐसे सब्सटेंसेस जिनको नॉर्मली रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। उनके लिए लॉन्ग टर्म की कंडीशन है 5 डिग्री और मिनिमम टाइम है 12 मंथ्स। वहीं पर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के लिए स्टोरेज कंडीशन है 25 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% और मिनिमम टाइम 6 मंथ्स। तीसरा क्लास है ऐसे सब्सटेंस जिनको नॉर्मली फ्रीज़र में स्टोर किया जाता है। उनके लिए लॉन्ग टर्म की कंडीशन है -20 डिग्री और मिनिमम टाइम पीरियड है 12 मंथ्स। ये तो हो गई बात स्टोरेज कंडीशंस और स्टोरेज टाइम की। अब देखते हैं कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है और एनालिटिकल डेटा कैसे मिलता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए स्टेबिलिटी चैम्बर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लाइट कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए प्रोविज़न होता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए ड्रग लिक्विड प्रिपरेशंस को एलिवेटेड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पर स्टोर किया जाता है, जैसे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और साथ साथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए एक सैंपल को रूम टेम्परेचर यानी 25 to 30 डिग्री और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर भी रखा जाता है। प्रोसीजर के हिसाब से सैंपलिंग किया जाता है। जनरली सैंपलिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे स्टडी के पहले साल में सैंपलिंग 3 महीने के इंटरवल पे किया जाता है, दूसरे साल 6 महीने के इंटरवल पर, और अगर स्टडी टाइम ज़्यादा हो तो 2 साल के बाद ईयरली सैंपलिंग होता है। सैंपल्स का ड्रग कंटेंट एस्टिमेट किया जाता है। उसके लिए अलग अलग स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग ऐसे मेथड्स यूज़ की जाती है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी और हाइफिनेटेड टेक्निक्स लाइक LC-MS और LC-NMR। एनालिसिस के बाद कुछ ऐसे एनालिटिकल डेटा मिल जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइम इंटरवल है और A-X यानी परसेंटेज ड्रग रिमेन अनडिकम्पोज्ड टेम्परेचर के हिसाब से आप देख सकते हो।
40 डिग्री पर 3 महीने में ड्रग कंटेंट 100 से रिड्यूस होकर 68.23 हो गया है। 6 महीने में रिड्यूस होकर 50.23 बच गया है। ऐसे ये वैल्यूज़ टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग रहती है। ज़्यादा टेम्परेचर पर डिग्रेडेशन जल्दी हो जाता है। और ये A-X वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी डेटा को लॉग कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। यहाँ पर लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के प्लॉट में निगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये प्लॉट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि डिग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो रहा है। अब हमें डेटा मिल चुके हैं। अगला स्टेप होगा एक्सपायरेशन डेट या शेल्फ लाइफ कैलकुलेशन फ्रॉम एनालिटिकल डेटा। उसके लिए अलग अलग मेथड्स फॉलो की जाती है, जिसमें एक है गैरेट एंड कार्पर मेथड और दूसरी है फ्री एंड ब्लाइथ मेथड। गैरेट एंड कार्पर मेथड के फर्स्ट स्टेप में एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे जो डिग्रेडेशन हुआ है उसकी के वैल्यूज़ या रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाली जाती है। उसके लिए लॉग कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया जाएगा और स्लोप के ऊपर से के वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो के का इक्वेशन है स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2.303। डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्लोप वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एलिवेटेड टेम्परेचर पर के वैल्यू है। हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 25 डिग्री पर के वैल्यू क्या है। 25 डिग्री पर के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड के सेकंड स्टेप में आर्हेनियस प्लॉट को यूज़ किया जाता है। आर्हेनियस प्लॉट ये आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें लॉग के को रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अगेंस्ट में प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पर प्लॉट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म की गई है। इस प्लॉट की लाइन को एक्सट्रापोलेट करने पर 25 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर लॉग के मिलता है। एंटी लॉग कैलकुलेट करने पर 25 डिग्री की के वैल्यू मिल जाती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए शेल्फ लाइफ का इक्वेशन है 0.105 डिवाइडेड बाई के और ये मिल गई हमारे सैंपल की शेल्फ लाइफ एट रूम टेम्परेचर। फ्री एंड ब्लाइथ मेथड में लॉग परसेंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग को टाइम इन डेज के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टाइम इन डेज और परसेंटेज ड्रग रिमेनिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर का डेटा है और ग्राफ कुछ ऐसा होगा। टाइम फॉर द पोटेंसी टू फॉल टू 90% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, मतलब शेल्फ लाइफ एट डिफरेंट एलिवेटेड टेम्परेचर को ग्राफ पर से रीड करेंगे और हमको 40, 50, 60, 70 और 80 डिग्री की शेल्फ लाइफ डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ मिल जाएगी। ये डेटा को यूज़ कर 25 डिग्री पर शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग टाइम टू 90% वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। लाइन को एक्सट्रापोलेट करने पर 25 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर शेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो ऐसे केमिकल काइनेटिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ से शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने की कुछ लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशन है स्टेबिलिटी प्रेडिक्शंस आर वैलिड ओनली व्हेन द ब्रेकडाउन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब डिग्रेडेशन अगर टेम्परेचर की वजह से होता है तो ये मेथड वैलिड है। अगर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ पर शेल्फ लाइफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी लिमिटेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन आर्हेनियस इक्वेशन विच हैज़ सम लिमिटेशंस। आर्हेनियस इक्वेशन की भी कुछ थर्मल डिग्रेडेशन के रिलेटेड लिमिटेशंस है, तो ये लिमिटेशंस एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। तीसरी लिमिटेशन है थर्मोलेबाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ख़राब हो जाते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ की स्टडी एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। उसके बाद है
at accelerated conditions some new reactions may take place। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हाई स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ नए रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होते। उसके बाद एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, तो जाहिर सी बात है पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और एक लिमिटेशन है, इन केस ऑफ डिस्पर्स सिस्टम टेम्परेचर में अल्टर विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन और इमल्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी कम होती है, तो उससे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन चेंज हो जाता है, तो फिजिकल स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो अगेन यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेटेड रिजल्ट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।